दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन खुलते ही आपकी लेखपाल की भर्ती आने वाली है और यूपीएसआई और यूपी पुलिस की भी भर्ती कन्फर्मली आएगी। ठीक है, तो उसको देखते हुए हमने हिंदी का चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है पहले से ही, और आज हम इसका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन, हम इसे बोल लेंगे मोर्फोलॉजी भी बोल सकते हैं, शब्द विचार बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो देखो शब्दों का जो वर्गीकरण होता है वो 5 आधार पर होता है। पहला है आपका वाक्य में प्रयोग के आधार पर, दूसरा है आपका रचना बनावट के आधार पर, और तीसरा है आपका उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, चौथा है आपका अर्थ के आधार पर, और पांचवा है आपका व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। ठीक है, तो चलो हम इसको देख लेते हैं। दोस्तों, वाक्य में प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं शब्द? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका सार्थक शब्द, एक आपका होता है निरर्थक शब्द। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको ये दोनों शब्द बिल्कुल आराम से बता दूंगा। देखो, दोनों के मैं 4 एग्जाम्पल लिखता हूँ, 2-3-4 एग्जाम्पल लिखता हूँ। आपने सुना होगा कि पानी वानी पिला दो, पानी वानी पिला दो, पानी वानी सुना होगा ना आपने, पानी वानी। ये खाना वाना खिला दो, खाना वाना खिला दो, या फिर आपने सुना होगा रोटी वोटी खिला दो, रोटी वोटी खिला दो। तो देखो, इसमें पानी का तो अर्थ है, अगर मैं पानी मांगूंगा तो मेरे लिए क्या चाय आएगी? नहीं, पानी ही आएगा। अगर मैं खाना मांगूंगा तो खाना ही आएगा, अगर मैं रोटी मांगूंगा तो रोटी ही आएगी। तो क्या अगर मैं वानी मांग सकता हूं? नहीं। क्या मैं वाना मांग सकता हूं? नहीं। क्या मैं रोटी मांग सकता हूं? नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें पानी, खाना और रोटी का तो अर्थ है, लेकिन वानी वाना रोटी का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूं, जो भी आपके वाले शब्द है, आपके 3 शब्द है ये वाले, ये तो क्या कहलाओगे? आपके सार्थक शब्द कहलाओगे, और ये आपके कहलाओगे आपके निरर्थक शब्द कहलाओगे, ये वाले आपके। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि सार्थक शब्द की डेफिनेशन क्या होती है आपकी। सार्थक शब्द की डेफिनेशन क्या होती है? सार्थक शब्द की डेफिनेशन होती है आपकी, आपने सुना होगा। देखो, पानी का अर्थ है ऐसे शब्द, इसकी डेफिनेशन क्या लिखो मैं? ऐसे शब्द जिसको दोस्तों बोर्ड पर अच्छे से दिखाई ना दे, वो मे भी वॉइस से सुन सकता है, नोट्स बना सकता है। ऐसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, कोई निश्चित अर्थ होता है, क्या कहलाते हैं वे? आपके सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे में आप लिख सकते हो यहाँ पे पानी, खाना, रोटी। ठीक है, तो इनके तो शब्द हैं। दूसरा आपका होता है निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ऐसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, बस उसमें निगेटिव बना दो। ऐसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं करके आप लिख सकते हो, जैसे वानी हो गया आपका, वाना हो गया, और वोटी हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे हम कहीं पे जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि यार पानी वानी तो पिला दो, खाना वाना तो खिला दो, रोटी वोटी तो खिला दो। तो इसमें पानी का तो अर्थ है, क्या मुझे वो वोटी खिलाएगा रोटी की जगह? क्या मुझे पानी की जगह वानी पिलाएगा? नहीं। ठीक है, तो वानी तो है, वानी वाना और रोटी तो क्या है आपके निरर्थक शब्द, और पानी, खाना और रोटी क्या है आपके सार्थक शब्द। तो ऐसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है वे तो क्या कहलाता है? आपके सार्थक शब्द कहलाते हैं। और दूसरा है आपका निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता क्या कहलाते हैं? आपके निरर्थक शब्द कहलाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों रचना के, इसके वाक्य में प्रयोग के आधार पर दोनों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो अब हम इसकी नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा आपका नंबर आता है दोस्तों रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा नंबर किसका आता है? रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर
क्या होते हैं, रचना बनावट के आधार पर। यहाँ पर तो थे 2 प्रकार के, यहाँ पर तो कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के। यहाँ पे कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला आपका होता है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, और दूसरा आपका होता है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरा आपका होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो मैं इनके पहले एग्जांपल समझा देता हूँ आपको, फिर ये मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगी। ठीक है, तो देखो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। रूढ़ शब्द की डेफिनेशन फिर आराम से आपके समझ में आ जाएगी। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनको खंडित करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। जैसा आपने सुना होगा ना, आदमी, आदमी सुना होगा आपने, आदमी को खंडित करो, कैसे करोगे, आ प्लस दमी। ठीक है, तो क्या आ और दमी का अलग अलग अर्थ निकला, नहीं। अगर मैं लिखूं यहाँ पर हाथी, मैंने हाथी लिखा यहाँ पे, तो हा प्लस थी, तो क्या इन दोनों का अलग अलग अर्थ निकला, नहीं। अगर मैं लिखूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं घोड़ा, घोड़ा लिखा मैंने, तो यहाँ से क्या बनेगा, गो प्लस डा। ठीक है, तो घोड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ऐसे शब्द जिनको खंडित करने पर उनके निश्चित अर्थ नहीं निकलते हो, क्या कहलाता है, आपका रूढ़ शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, रूढ़ शब्द कहलाता है। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या है, और भी बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, ऐसे शब्द यहाँ पर आप लिखोगे, ऐसे शब्द जिनको खंडित करने पर, जिनको खंडित करने पर, खंडित करने पर उनके निश्चित निश्चित अर्थ में निकले, निश्चित अर्थ में निकले, क्या कहलाता है, आपका रूढ़ शब्द कहलाता है। वो रूढ़ शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, रूढ़ शब्द कहलाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप इसको नोट करते जाइए। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, आदमी, हाथी, घोड़ा। तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हो गए कि अगर हम उसको खंडित करें तो वो क्या, वो कैसे निकल, उनका कोई अर्थ नहीं निकल के आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से एग्जाम में पॉइंट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है, तो हम उनको खंडित करके देख लेंगे। ठीक है, या फिर कौन सा यौगिक शब्द है, कौन सा योग रूढ़ शब्द है। तो दोस्तों ये आपके समझ में आ चुका होगा। अब मैं इस वाले को तो रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरे वाला। दूसरा नंबर किसका आता है आपका, दूसरा नंबर आपने देखा होगा यहाँ पे, दूसरा नंबर होता है आपका यौगिक शब्द। दूसरा नंबर किसका है आपका, यौगिक शब्द। तो दोस्तों इसको ध्यान से समझिए, यौगिक शब्द को देखो। पहले मैं इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देखो किस प्रकार है। जैसे मैंने लिया रसोई घर, रसोई घर। ठीक है, फिर मैंने लिया नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल। ठीक है, फिर मैंने लिया कमल नयन, कमल नयन। ठीक है, तो मैंने इसको खंडित किया, रसोई प्लस घर, इसको खंडित किया, नक्षत्र प्लस मंडल। ठीक है, इसको खंडित किया, कमल प्लस नयन, कमल प्लस नयन हो जाएगा। तो देखो रसोई घर को खंडित किया तो रसोई प्लस घर, तो रसोई के लिए घर बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, रसोई के लिए घर बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको यूं नक्षत्र मंडल, नक्षत्र प्लस मंडल, मंडल का मतलब होगा समूह, नक्षत्रों का समूह हो जाएगा। कमल नयन, कमल प्लस नयन, कमल के समान नयन, कमल के जैसी आंखें, नयन का मतलब होते हैं आंखें। तो देखो यहाँ पर अगर मैं खंडित कर रहा तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनको खंडित करने पर, जिनको खंडित करने पर, खंडित करने पर उनके, उनके निश्चित अर्थ निकलते हो, उनके निश्चित अर्थ निकलते हो, निश्चित अर्थ निकलते हो,
क्या कहलाता है आपका? यौगिक शब्द कहलाता है। और यौगिक शब्द के आप एग्जाम्पल ये ले सकते हो आप दोस्तों इधर और कमल है। तो दोस्तों यौगिक शब्द उन्हें कहेंगे जिन शब्दों को खंडित करने पर उनके अलग अलग अर्थ निकलते हो, यौगिक शब्द कहलाता है। ठीक है। और अगर मैं इसके बाकी एग्जाम्पल लूँ तो मैं इसको रख कर देता हूँ, फिर मैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। आप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से करते रहेंगे। तो दोस्तों अब देखो, कुछ शब्द ऐसे भी है जो उपसर्ग से भी बनेंगे आपके, और प्रत्यय से भी बनेंगे, और आपके संधि से भी बन जाएगा, और समास से भी बन जाएंगे। कौन से शब्द? यौगिक शब्द। तो देखो उपसर्ग से कौन से बनेंगे, पहले मैं उपसर्ग से बता देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा ना समाज, समाज प्लस एक, ये कहाँ जुड़ता है? उपसर्ग नहीं है, सॉरी, ये प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय बाद में जुड़ता है और उपसर्ग पहले जुड़ता है। तो सामाजिक, तो सामाजिक बन जाएगा ये, सामाजिक। तो सामाजिक भी कैसा शब्द है आपका? सामाजिक भी यौगिक शब्द है, क्योंकि समाज में इक जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा हमारा? सामाजिक बनेगा यहाँ से। ठीक है। और दूसरा आपका आता है, दूसरा नंबर किसका आता है आपका? दूसरा उपसर्ग द्वारा, उपसर्ग द्वारा। जैसा हमने लिया उपसर्ग में रमा नहीं, उपसर्ग में हमने लिया निर, उपसर्ग पहले जुड़ता है, ये मैं आपको जब ये पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। निर प्लस मल, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका? निर्मल बन जाएगा। ठीक है। तो देखो ये हमारा उपसर्ग था। एक संधि द्वारा भी जुड़ता है, संधि द्वारा भी किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है। तो इस संधि द्वारा निर्माण कैसे होगा? रमा प्लस ईश, आ प्लस ई की ध्वनि निकल गई तो ए बन जाएगा रमेश। ये मैं आपको संधि विच्छेद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है यहाँ पे। और नेक्स्ट होता है आपका समास द्वारा। नेक्स्ट क्या होता है? समास द्वारा। ठीक है। तो समास द्वारा हम किसे जोड़ेंगे? जैसा आपने सुना होगा ना, देश प्लस भक्ति, तो क्या बन जाएगा आपका शब्द? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। तो ये भी शब्द क्या होगा? ये भी शब्द हमारा यौगिक शब्द होगा। ठीक है। तो दोस्तों जो शब्द निर्माण होता है वो प्रत्यय से भी बन जाता है यौगिक शब्द, उपसर्ग से भी बन जाता है, संधि से भी बन जाता है, और समास द्वारा भी यौगिक शब्द बन जाता है। ठीक है। तो दोस्तों अब हम तीसरे नंबर का आता है। तीसरे नंबर का कौन सा आता है आपका? मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है। जो तीसरा नंबर आता है, तीसरा आता है हमारा योग रूढ़ शब्द। दोस्तों ये एग्जाम में आपके 100% आता है, इसको हल्के में मत लियो। ठीक है। तो ऐसे यौगिक शब्द, इसकी डेफिनेशन में बता देता हूं। ऐसे यौगिक शब्द, ऐसे यौगिक शब्द जिनका, ऐसे यौगिक शब्द जिनके अर्थ, जिनके अर्थ किसी विशेष के लिए, किसी विशेष के लिए, किसी विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं, किसी विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाता है? योग रूढ़ शब्द कहलाता है। कैसे? अब जब एग्जाम्पल लिखेंगे तब समझ में आ जाएगा। जैसे आपने लिया पहला एग्जाम्पल पंकज, तो पंकज का आपने वर्ण भी इसके शब्दों खंडित करा तो पंख प्लस जय बन जाएगा। तो जय का तो मतलब पंख माने तो होता है आपका कीचड़, पंख माने क्या होता है आपका? कीचड़। और जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। तो देखो पंख का भी अर्थ है और जय का भी अर्थ है, तो दोनों को खंडित किया, पंकज को खंडित किया तो दोनों का अर्थ भी निकला। तो इसलिए यहाँ पे यौगिक शब्द हुआ, ये यौगिक शब्द है ना। अब देखो इसलिए हमने इसमें ऐसे यौगिक शब्द लिखा। ठीक है। तो दोनों का अर्थ निकला। अब किसकी तरफ इशारा कर रहा है? जन्म लेने वाला, कीचड़, मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात किसकी तरफ इशारा कर रहा? कमल की तरफ इशारा कर रहा। कीचड़ में कौन जन्म लेता है? कमल। ठीक है। तो किसके लिए? किसी विशेष के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ विशेष कौन है? वो कमल। ठीक है। ऐसे यौगिक शब्द जिनके अर्थ किसी विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं आपके? क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जब हम समास पढ़ेंगे तो आप उसमें समास में एक बहुव्रीहि समास पढ़ोगे। सभी बहुव्रीहि समास के जो शब्द होंगे वे शब्द किसके एग्जाम्पल होंगे? योग रूढ़ शब्द के होंगे। और जो योग रूढ़ शब्द के एग्जाम्पल होंगे सारे के सारे बहुव्रीहि समास के भी होंगे। तो इसको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे यूपीएसआई के लिए। जो योग रूढ़ शब्द होंगे वे किससे रिलेटेड होंगे? वे रिलेटेड होंगे बहुव्रीहि समास से, बहुव्रीहि
समास। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो देखो कमल, इसी तरह से आपने सुना होगा दशानन। दोस्तों इसके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लिखो। दशानन का मतलब होता है 10 प्लस आनंद, 10 प्लस आनंद। 10 है सर जिसके, 10 है सर जिसके, अर्थात 10 है मुंह जिसके, आनंद का मतलब मुंह, तो 10 है आनंद जिसके, अर्थात किसकी तरफ इशारा किया गया, रावण। तो दोनों को, दशानन को हमने खंडित किया, 10 का भी अर्थ निकलेगा, आनंद का भी अर्थ निकलेगा। तो दोनों तो क्या कहलाए, यौगिक शब्द कहलाए। लेकिन जब हमने इसका ये देखा कि किस विशेष के लिए यूज किया गया, तो रावण। ठीक है, किसके लिए हो जाएगा ये, रावण के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप एक एग्जांपल बारहसिंगा भी ले सकते हैं। बारहसिंगा, तो 12 को हम अलग लिख लेंगे, 12 प्लस सिंह, बारहसिंगा। तो बारहसिंगा एक विशेष जानवर है, उसके लिए यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, योग शब्द हो जाएगा ये। ठीक है, आपको याद रखना है ये भी आपका योग शब्द होगा। तो दोस्तों आज के पार्ट में बस इतना ही, बाकी के 3, 4, 5 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। जब भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो करेगा तो मैं एक मौखिक टेस्ट लिया करूँगा, आप मेरे मौखिक टेस्ट देने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हिंदी में अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, शुक्रिया आज के लिए।